वेलकम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 1 लिया था उसमें हमने कुछ चीज़ें प्रूव की थी। और उसमें क्या प्रूव किया था, हमने किसी भी कंडक्टर के अंदर जो एक्सेलरेशन था वो ई अपॉन एम प्रूव किया था। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी टर्म्स। और दूसरा आपने प्रूव किया था वी डी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टॉ अपॉन एम। और थर्ड जो प्रूव किया था आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इन तीनों फॉर्मूले को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आगे इस्तेमाल होगा। ठीक है, आज जो हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं वो हम ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी पे बात करेंगे। तीन टॉपिक हमें क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमने कंडक्टर कंसीडर कर लिया था। ठीक है, और उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, डिस्टेंस लेंथ एल, और हमने उसको एक आउटर सोर्स बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। क्लियर। और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो वेलोसिटी है वो किसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, वीडी वेलोसिटी के साथ इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं। और आउटर सोर्स बैटरी जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई। क्लियर, ये सब चीजें पहले से हमने क्लियर की थी। क्लियर। अब हम ओम्स लॉ को वेरिफिकेशन, सबसे पहले तो हम ओम्स लॉ को जानते हैं। ओम्स लॉ क्या है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ द करंट, इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to potential difference। ठीक है, at constant physical condition। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको जानना जरूरी है। फिजिकल कंडीशन, तो फिजिकल कंडीशन में जैसे टेम्परेचर, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एटसेट्रा, तो इनका कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी ये आपका ओम्स लॉ वैलिड होगा। ठीक है, और अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। अब इसको जरा मैथमेटिकली लिखें तो देखिए, इसमें हम स्टेटमेंट लिख लें करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब कोई कहता है कि भाई आप ऐसे लिखिए, देखिए चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, आप कैसे भी लिखिए, लेकिन एक चीज समझनी जरूरी है कि करंट वोल्टेज पे डिपेंड है। क्लियर हो गई बात। क्योंकि बेसिकली क्या करते हैं आप जनरली कि भाई आपने जैसे ये स्टेटमेंट, मैं इसको रीड आउट ऐसे ही करूंगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किधर आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है तो पोटेंशियल जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो इधर आएगा। ठीक है, अब अगर मैं इधर लिख रहा हूं तो वो इधर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा आई के साथ आएगा। ऐसा क्यों? देखिए हमें क्या करना है, हम यहां एक तरीके से करंट और पोटेंशियल को कंपेयर कर रहे हैं। ये बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी का कन्वर्जन है। अगर आप उन लोगों को ध्यान से देखें तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है, और ये एनर्जी के कंजर्वेशन को ही फुलफिल करा है। कैसे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करंट के रिस्पेक्टिवली जो फ्लो ऑफ एनर्जी है उसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो यानी कि जो करंट के रिस्पेक्टिवली एनर्जी होगी वो इस एनर्जी के रिस्पेक्टिवली ट्रांसफॉर्म हो रही है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि हम जानते हैं कि आइडियलिस्टिकली कभी भी पूरी एनर्जी, एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्जन नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी टर्म में भी निकलती है। तो वो बात इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पर एप्लीकेबल होती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये करंट के करंट इसके प्रोपोर्शनल है। तभी हम यहाँ पर एक फैक्टर, यानी कि ये एनर्जी 100% करंट में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी।
तो कुछ फैक्टर ऐसा होगा जो इसकी एनर्जी को लॉस करेगा, वही तो फैक्टर है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द फैक्टर विच लॉस द एनर्जी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। क्लियर? तो इसीलिए जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे आप उस तरफ लगाएंगे जिस तरफ लॉस हो रहा है किसी चीज का, उसको बैलेंस करने के लिए। क्लियर? तो यही प्रोपोर्शनैलिटी का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, ये मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। कई बार हम इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर आप फिजिकली सिग्निफिकेंस फिजिक्स को समझ रहे हैं तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करते। जब तक हम उसके एक्चुअल मीनिंग को नहीं समझेंगे, जब तक हमारे डाउट्स बने रहेंगे। ठीक है? तो यहाँ हमारे पास ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। क्लियर? अब ये ओम्स लॉ कहता है तो V अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? और यहाँ कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है R, जिसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? इट्स अ अपोजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है? इट इज अ अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोज टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी यूनिट ओम। क्लियर? या वोल्ट पर एम्पीयर। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम उस वेरिफिकेशन कर रहे हैं ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ आप जान गए, ओम्स लॉ में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं यहां पर एक बार इसको बस मैथमेटिकली लिख देता हूं, V अपॉन आई आर। क्लियर? दैट इज मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये लिखा, स्टेटमेंट ये है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है। चलिए अब बात करते हैं कंडक्टर के अंदर आप कैसे इसको वेरीफाई करोगे। तो हमने जो कंडक्टर कंसीडर किया है उसकी चार्ज डेंसिटी Ne है। ठीक है? Ne चार्ज डेंसिटी। क्लियर? देखिए इससे प्रीवियस में हमने निकाला था इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। हमें पता है I इज इक्वल टू NEA BD। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को नेक्स्ट इक्वेशन से कंपेयर पुट करेंगे। VD आप जानते हो EE tau by m। इक्वेशन सेकेंड, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? NEA BD की जगह EE tau अपॉन m। क्लियर हो गई बात? तो I इज इक्वल टू आपके पास आ गया N E स्क्वायर E tau A अपॉन m। क्लियर हुई? चलिए अब इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो चूंकि E इज इक्वल टू V बाई L या V बाई D, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो I इज इक्वल टू NE स्क्वायर V बाई L इंटू tau A अपॉन m। ठीक है? अगर आप ध्यान से देखें तो V बाई आई एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो NE स्क्वायर tau A। क्लियर? V बाई L, V बाई आई L M NE स्क्वायर tau A। क्लियर? इक्वेशन मान लेते हैं इसको फोर्थ। ध्यान से देखिए, V अपॉन आई से पहले ओम्स लॉ में हमने क्या लिखा था? V अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है? ये ओम्स लॉ था आपका, या इसको क्या था? R कहते थे। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये वाली सारी टर्म्स कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए सिंपल है, अब ध्यान से देखिए, L क्या है? लेंथ कांस्टेंट। M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। ठीक है? NE स्क्वायर चार्ज डेंसिटी में इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई है, ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है। अब बात आती है टॉ की। टॉ है रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। देखिए अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तो टॉ भी कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि किसी कंडक्टर के पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और फिजिकल कंडीशंस पर जो उनके बीच का फ्री पाथ होता है
जो एवरेज फ्री पाथ होता है वो एवरेज टाइम पीरियड में जो कवर अप टाइम पीरियड है उसको कवर करने का एक एवरेज वेलोसिटी के साथ वो कांस्टेंट रहता है। एवरेज वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एवरेज डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी के साथ जो कवर अप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो एक जो टाइम पीरियड है वो फिक्स है किसी भी कंडक्टर का, फिजिकल कंडीशन अगर कांस्टेंट है। हाँ, फिजिकल कंडीशन वेरिएट करती हैं, उस कंडीशन में हम नहीं कह सकते कांस्टेंट है, उसमें ये वेरिएट करेगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है कब? कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस पर। तो कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन पर, और उसी पे हम वेरीफाई कर रहे हैं। चलिए, तो अब ध्यान से देखें इधर। तो एक्सप्रेशन क्या हुआ आपका? अगर कंपेयर करें फोर्थ तो इसको फिफ्थ मान लेते हैं, कंपेयरिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, तो जो रेजिस्टेंस आया आपका, रेजिस्टेंस आया एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ ए। ये कांस्टेंट आ, कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या हो गया? V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, दैट इज वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस की बात अगर हम करें तो रेजिस्टेंस में कुछ टर्म्स L या M L अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ ए। देखिए किसी भी कंडक्टर में उसमें दो चीजें आप ध्यान रखेंगे कि हम L को बदल सकते हैं, A को बदल सकते हैं। किसी भी कंडक्टर का अगर मटेरियल सेम रहता है और हम उसके डायमेंशंस को बदलते हैं तो रेजिस्टेंस वेरिएट करता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम L, A और बाकी टर्म्स की बात करें इसमें, तो R इक्वल टू M, इस पूरी टर्म्स की अगर ध्यान से देखें तो चाहे कंडक्टर के आप लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बदल दीजिए, लेकिन ये वाली टर्म्स जो है ये टर्म्स हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि एक ही जैसे मटेरियल के कंडक्टर के लिए ये स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। कैसी स्पेसिफिक वैल्यूज? इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, क्योंकि किसी भी स्पेसिफिक कंडक्टर के अंदर जो एटम की एक तरीके से फॉर्मेशन है, उनके बीच का स्पेस है वो सेम रहेगा क्योंकि सेम मटेरियल है। तो इस कंडीशन में ये वाली टर्म्स कांस्टेंट रहती है, क्लियर। हाँ, रेजिस्टेंस कांस्टेंट तब रहेगा जब ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक मटेरियल के लिए लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर वेरिएट कर दे तो उसका रेजिस्टेंस बदल जाता है, क्लियर। तो और लेकिन ये वाली टर्म्स कांस्टेंट रहती है। इस टर्म को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक, और क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। That is called resistivity. It denoted by rho. That's called specific resistance. ठीक है, तो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया, या रेजिस्टिविटी कवर अप हो गई और रेजिस्टेंस कवर अप हो गया, ओम्स लॉ को हमने वेरीफाई कर दिया, क्लियर। चलिए, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फॉर रेजिस्टिविटी, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो क्या आया एक्सप्रेशन आपके पास आया रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टॉ, क्लियर। और अगर रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखे आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, क्लियर। ये आपके पास एक्सप्रेशन है। अब रेजिस्टिविटी कैसे बदलेगी? देखिए रेजिस्टिविटी एक ही तरीके से बदल सकती है अगर आप उस चार्ज डेंसिटी बदल दें, और चार्ज डेंसिटी कब बदल सकती है? जब आप मटेरियल बदल दें। तो इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस केवल किस बात पे डिपेंड करेगा? किस पे? उसके चार्ज डेंसिटी पर। और चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? डिफरेंट मटेरियल्स पर। तो यानी कि एक स्पेसिफिक मटेरियल्स के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन अगर हम मैथमेटिकली दें, अगर हमने एल कहा 1 मीटर, ए कहा 1 मीटर स्क्वायर, तो यानी कि आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो। यानी कि इट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी is the resistance
resistance of a conductor which have unit length and unit area of cross section। ठीक है, ये उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर रेजिस्टिविटी के लिए एक्सप्लेन होगा। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट, तो यूनिट ध्यान से देखिए। रेजिस्टिविटी अगर आप देखेंगे तो RA/L, दैट इज तो ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, दैट इज ओम मीटर। क्लियर हो गई बात? क्लियर? चलिए, अब इससे लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंडक्टिविटी। यही बात करते हैं कंडक्टिविटी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी का इनवर्स है, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं 1/2। क्लियर? तो अगर आपको एक्सप्रेशन देखेंगे इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहां लिख रहा हूं मैं इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहां आएगा सिग्मा इज इक्वल टू, इसका इनवर्स कर दीजिए। ठीक है, तो n स्क्वायर टाउ अपॉन m। क्लियर? तो यानी कि चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, और वो डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। इसी तरीके से अगर उसका इनवर्स होगा रेजिस्टिविटी, अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी घटेगी। ठीक है, और रेजिस्टिव चार्ज डेंसिटी बढ़ने के बाद रेजिस्टिविटी घटेगी और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये इनवर्स है एक दूसरे के। क्लियर हो गई बात? यूनिट की बात करें, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो उसका यूनिट क्या होगी, इसका आप इनवर्स कर दीजिए तो 1/ओम मीटर, और 1/ओम को क्या बोलते हैं, साइमन साइंटिस्ट है। ठीक है, उसी के नाम पे है, या नो मीटर इनवर्स। क्लियर हुई बात? तो ये इसकी यूनिट्स है। तो अभी फिलहाल हमारा लेक्चर 2 यहीं तक हम स्टॉप करते हैं यहीं पर, और आगे की जो एक्सप्रेशंस होंगे उसकी थोड़ा रीजनिंग एक्सप्रेशंस पे बात करेंगे। ठीक है, तो वो हम लेक्चर 3 में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, और इनको अच्छी तरीके से देखिएगा, रीजनिंग अच्छी तरीके से देखिए, डेफिनेशन अच्छी तरीके से देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।